स्वागत है बच्चों आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई आचार्य पर जीव विज्ञान की दुनिया में। और मैं आपके साथ हूं डॉक्टर प्रदीप पांडे। 12वीं क्लास एनसीईआरटी जीव विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 5 और चर्चा हो रही है बच्चों अनुवांशिकी की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके अंतर्गत आने वाले विषय वस्तु की हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने ढेर सारी चीजें पढ़ी, जानी, समझी। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट, टीएच मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट को जाना, समझा। और अभी पिछले ही एपिसोड में हम लोगों ने बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस तरह से ऑफस्प्रिंग की, आने वाली संतान की सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, लिंग निर्धारण किया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके विषय में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। कैसे होता है ये हमने जाना, समझा और पढ़ा। ठीक, इसी के बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के एग्जाम में तो लगभग हर साल ही इससे कुछ न कुछ सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, और कंपटीशन के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। वह है टॉपिक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। आइए देखते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? म्यूटेशन। देखिए, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है स्लो चेंज, अर्थात धीरे धीरे परिवर्तन होना, जिसे क्या बोलते हैं? उद्विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, उद्विकास बोलते हैं। जो कैसा होता है? धीरे धीरे, सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों, करोड़ों साल लग जाते हैं परिवर्तन में, इवोल्यूशन में। जैसे आप जानते हैं बच्चों कि शुरू शुरू में जब हमारी धरती बनी थी, पहले क्या था भाई? बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है अबे लामेटियर साहब की? अबे लामेटियर साइंटिस्ट महोदय ने क्या बताया? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट की थ्योरी। वो थ्योरी क्या कहती है कि जो ब्रह्मांड है, पहले ये एक सघन बादल के रूप में था, जो कंडेंस होता गया, कंडेंस होता गया, उसकी डेंसिटी बढ़ती गई, और डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंततः उसमें महाविस्फोट हो गया, प्रचंड विस्फोट। और उस विस्फोट के फलस्वरूप हमारी धरती बनी, चांद सितारे बने और पूरा यूनिवर्स बना। ठीक, उस समय हमारी धरती बिल्कुल आग का गोला थी, जलती हुई। क्या हुआ? सैकड़ों वर्षों तक बादल बने, फिर वो इवोल्यूशन में है बच्चों, वो पढ़ाया जाएगा आपको। बादल बने, बरसात होता रहा, तब जाके धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, पूरा सतह पानी से घिर गया। सूरज की चमकती हुई किरणों से धीरे धीरे करके सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में जीवन की उत्पत्ति हुई, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के रूप में। ठीक, जिन्हें बताया जाएगा बच्चों, बहुत विस्तृत व्याख्या है आपके इसमें सब्जेक्ट में, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद जब विकास शुरू हुआ, जीवन आया, जीवन कैसे कैसे उत्परिवर्तन हुआ इस धरती पे, इस धरती के जीवों में, यह सारे परिवर्तन करोड़ों साल में हुए, करोड़ों साल में। 2 4 10 साल, 20 साल, 2 4 100 साल में नहीं, करोड़ों साल लगे बच्चों कि किस तरह से परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन या उद्विकास। जबकि यदि कोई परिवर्तन सडन हो जाए, सडन चेंज, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। उसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। म्यूटेशन क्या है भाई? सडन चेंज, अचानक कोई चेंजिंग आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक, जैसे म्यूटेशन की यदि छोटी सी चर्चा करें बच्चों, तो किसी के हाथ में आपने देखा होगा अक्सर 5 की जगह पे 6 अंगुलियां होती हैं, जिन्हें छंगू बोला जाता है। जैसे हमारे फिल्म स्टार ऋतिक रोशन साहब, उनके भी हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 6 अंगुलियां हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में 6 अंगुलियां होती हैं बच्चों। तो ये क्या है? यह भी एक म्यूटेशन है, यह एक पॉजिटिव म्यूटेशन है। ठीक, कभी कभी देखा जाता है कि किसी के शरीर में 2 किडनी की जगह एक ही किडनी है, कोई खींच नहीं लिया है, निकाल नहीं लिया है, जन्म से ही एक ही किडनी है। तो ये क्या है भाई? निगेटिव म्यूटेशन। ठीक, तो इस तरह से म्यूटेशन क्या है, एक लाइन में कहा जाए तो सडन चेंज इज नोन एज म्यूटेशन। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात
जेनेटिकल लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे भी परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। ठीक, पुनर्योजन अर्थात जो रिकॉम्बिनेशन की टेक्निक है, जो अभी अभी आपने पढ़ा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की जो टेक्निक है, उसके अतिरिक्त भी यह भी एक टेक्निक है परिवर्तन लाने के लिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक में। यहां पे देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं कि डीएनए के एकल क्षार युग्म, अब म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है उसके विषय में थोड़ा सा बताया इन्होंने कि डीएनए के एकल क्षार युग्म अर्थात एक जो बेस पेयर है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो इसे बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सिंगल बेस पेयर में चेंजिंग तो क्या बोलेंगे उसे? पॉइंट म्यूटेशन। लिख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल तो दसियों बार कंपटीशन मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बताइए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक छांटना होता है। ठीक, पॉइंट म्यूटेशन क्या है भाई? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये बेस पेयर क्या होते हैं? जब आप डीएनए का, इसका दूसरा ही अध्याय है, जब मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे डीएनए आरएनए क्या है, कैसे हैं, डबल हेलिकल मॉडल में कैसे ये अरेंज रहते हैं, वहां पे आपको ये बेस पेयर समझाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। इसका एग्जाम्पल दसियों बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, वो आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अर्थात सिकल सेल एनीमिया किसके द्वारा होता है, किस परिवर्तन के द्वारा? ये पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो भैया दसियों बार मैं कह रहा हूं, ये आपके मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप रट लीजिएगा। ठीक, कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कि इसका एग्जाम्पल क्या है पॉइंट म्यूटेशन का? सिकल सेल एनीमिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ, दे देगा 4 पॉइंट दे देगा, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बोथ, नन। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के एक बेस पेयर में चेंज। ठीक, अब दूसरा क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही पूछा जाता है। ठीक, इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है। ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है भाई, रोग है। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ये अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट वाला। ठीक, यहां पे देखिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है बच्चों। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा ये बाहर है। ठीक है, भौतिक कार्य उत्परिवर्तन म्यूटाजन नाम दिया गया। परावैज्ञानिकरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देते हैं, ये उत्परिवर्तन ही हैं म्यूटाजन। अर्थात म्यूटाजन क्या है? जैसे कैंसर होता है और कार्सिनोजन होते हैं। कैंसर को जो काज करे वो कार्सिनोजन, पॉल्यूशन होता है, और जो उसे काज करे वो पॉल्यूटेंट होता है। ठीक उसी तरह से म्यूटेशन है, और जो म्यूटेशन को काज करे वो म्यूटाजन है। ठीक, इसका उदाहरण क्या है भाई? एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेस, म्यूटाजन, इसके विषय में लिख लीजिए। ठीक,
इसे क्या कहते हैं भाई? म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स, म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स। ठीक, और एग्जाम्पल में क्या है, यहां पे दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज से भी म्यूटेशन होता है बच्चों। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो म्यूटाजेन का काम करते हैं। ठीक, एटॉमिक एक्सप्लोजन के द्वारा जो विभिन्न तरह की कीड़े निकलती हैं उनसे भी म्यूटाजेन होता है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल दिया गया है बच्चों, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो आपके मेडिकल के एग्जाम में सिर्फ ये सिंबल ही पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार इन्होंने ये पूछ लिया था, ये प्री मेडिकल टेस्ट में ये पूछा था, बस ये सिंबल दिया था और कहा था कि बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या था? रिश्तेदारों के बीच मैथुन, समरक्त मैथुन। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी लिखा था। इसलिए ये जो डिनोशंस हैं इन्हें आप जरूर याद रखिए। जैसे आपने जाना है कि नर को ऐसे लिखते हैं, मादा को ऐसे लिखते हैं, ये तो नॉर्मल आप जान रहे हैं अब तक। लेकिन जब यहाँ वंशावली देखेंगे, पेडिग्री एनालिसिस इसे बोलते हैं बच्चों, तो वहां पे आपको इन सब प्रतीकों को याद रखना पड़ेगा और इन्हीं सब प्रतीकों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपके मेडिकल के एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप ये सिंबल याद नहीं रखेंगे तो नहीं जान पाएंगे। ये देखिए, ये जो चौकोर है वो नर है और जो गोल है वो मादा है। लिंग का उल्लेख नहीं, अगर जो ऐसे कोई फिगर बना है तो कोई लिंग का उल्लेख नहीं, और फिगर बना के बीच में अगर जो उसे डार्क कर दिया गया है तो वो बीमारी ग्रस्त है, रोगग्रस्त है, प्रभावित है। ये क्या है भाई? सेक्स को दिखा रहा है कि इनके बीच मैथुन हो रहा है, शादी हो रही है। रिश्तेदारों के बीच मैथुन, ये तो आप याद ही रखेंगे। जनक ऊपर और संतति नीचे, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। कैसे लिखते हैं? जनक ऊपर होते हैं, जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस में इसे लिखेंगे तो जनक अर्थात पेरेंट ऊपर होंगे और बच्चे नीचे होंगे, लेकिन किस क्रम में होंगे? जिस क्रम में वो पैदा होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखें तो बाएं से दाएं, पहले कौन पैदा हुआ? पहले लड़की पैदा हुई, ये गोल दिखाया गया है, फिर ये दिखाया गया, बाद में लड़का पैदा हुआ। यानी ये जो पेयर है, ये जो स्त्री पुरुष हैं, इनके बीच में शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए, तो पहले कौन पैदा हुई? लड़की, अब बाद में कौन पैदा हुआ? लड़का। ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक, नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित, यहाँ पे रोगग्रस्त है, ये बताया जा चुका आपको कि जो भी रोगग्रस्त होगा, प्रभावित होगा, वो सर्किल बीच में डार्क होगा। 5 प्रभावहीन संतति, और ये जो नंबर बीच में न्यूमेरल लिखा रहता है उसे क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं संतति की। सीधी बात याद रखिए, अगर जो कोई ये गोला बना हो या स्क्वायर बना हो, यदि डार्क नहीं किया गया है बीच में तो वो कैसा है? अप्रभावित है। अगर जो डार्क कर दिया गया है, गाढ़ा कर दिया गया है, रंग दिया गया है, ऐसा आता है तो वो प्रभावित है, बीमार है। ठीक, और कौन नर होगा कौन मादा होगा ये आपको बता दिया गया। ठीक, अनुमानसिकी विकार में ये पेडिग्री एनालिसिस है, वंशावली विश्लेषण जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और पेडिग्री एनालिसिस में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में ये चीजें, ये जो सिंबल्स हैं वो यूज होते हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिए। मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। यहां से देखिए, जहां से इंपॉर्टेंट है, ये कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। अर्थात विशेष लक्षण के वंशागत के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? वंशावली विश्लेषण कहते हैं या पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? जैसे किसी बीमारी को लेके पीढ़ी दर पीढ़ी, दसियों पीढ़ी तक
किसी परिवार के सदस्यों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी एक परिवार को लीजिए जिसमें कोई बीमारी हो जेनेटिकल, जैसे अभी अभी आपने एक जेनेटिकल बीमारी क्या पढ़ी? सिकल सेल एनीमिया। कैसे होता है? पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा। तो किसी परिवार में यदि ये बीमारी है तो आप उसके 10वीं पीढ़ी को स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उससे जो रिजल्ट निकालते जा रहे हैं और जो एनालिसिस बनती जा रही है उसे क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये तो पता ही चल गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहां पे देखिए एक बताए हैं भाई, डीएनए ही आनुवंशिकी सूचना का वाहक है और यह बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। ठीक, बिना किसी परिवर्तन के, लेकिन म्यूटेशन हो जाए तब परिवर्तन तो होना ही है। हाँ, यदा कदा परिवर्तन रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन रूपांतरण को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए कंजर्वेटिव होता है, विदाउट चेंजिंग ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है, आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन यदि उत्परिवर्तन हो गया तो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे पिता, दादा, परदादा, किसी के हाथ में 6 अंगुलियां नहीं थी, लेकिन पता चला जो बच्चा हुआ उसके हाथ में 6 अंगुलियां आ गई, छंगू बन गया। वो कैसे हुआ? म्यूटेशन के द्वारा। ठीक, मानव में कई विकार ऐसे पाए जाते हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से कई सारे विकार हैं। यहाँ पे एक जो इन्होंने एनालाइज किया है उसे हम देखेंगे। ये एक विकार है प्रतीकात्मक वंशावली विश्लेषण, और बीमारियां हैं, 2 बीमारियां, एक तो सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ लिया, पॉइंट म्यूटेशन से होता है। दूसरा एक बीमारी है मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रॉफी जिसे बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मायोटेनिक दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें देखिए ये 2 का निर्धारण किया गया है, एक एक शब्द को कायदे से समझिएगा। यदि यहां समझ लिए तो पेडिग्री एनालिसिस आ गई समझ में। ठीक, अलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक जैसे मायोटोनिक दुष्पोषण डिस्ट्रॉफी, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, एक बीमारी है बच्चों जिसमें मसल्स डिजेनरेट होने लगती हैं। ये जो भी बच्चा इस बीमारी को लिए हुए पैदा होता है वह बमुश्किलन 8, 10, 12, 15 साल तक जाते जाते मर जाता है। ठीक है, कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ही उसके मसल्स को खाना शुरू कर देती है, अर्थात जो मसल्स हैं उसकी बॉडी में वो डिजेनरेट होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाती है, उन्हें बॉडी की जो सेल्स हैं वो खाना शुरू कर देती हैं। वेस्टेज ऑफ मसल्स है, अर्थात मसल्स खत्म होने लगती हैं। ठीक है, ये बीमारी बहुत घातक है, जिन बच्चों के साथ होती है वो जैसा कि हमने बताया 12-15 साल के आसपास तक वो जीवित रहते हैं। यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे। क्या? देखिए ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला चार्ट है, यहाँ पे बताया गया है, एक एक शब्द हम समझेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे 2 लोगों में शादी हो रही है, किनमें? ये फीमेल है और ये मेल है, ये आपको सिंबल बताया जा चुका है। हमने कहा कि जब किसी भी स्फीयर में या स्क्वायर में अगर जो कलर भरा हो, कलर्ड हो, डार्क हो, तो वो इन्फेक्टेड होगा, वो बीमार होगा। अर्थात जो औरत है उसकी शादी एक नॉर्मल पुरुष से हुई, लेकिन जो औरत है वो क्या है? बीमार है। कौन सी बीमारी उसको है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी उसको है। उसकी शादी किससे हो गई? एक नॉर्मल मेल से हो गई। अब जो बच्चे पैदा हुए उनका देखिए क्या हाल हुआ। बाएं से दाएं हम चलते हैं, जो नियम है वो ध्यान रखिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे चलते हैं। ठीक, जो पहले बच्चा पैदा होता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में पैदा होता है उसे बाद में लिखते हैं। तब
सबसे पहले यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई जो क्या थी, नॉर्मल थी। दूसरे में दूसरी बार उस पेयर को एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो लड़का कैसा निकला, बीमार निकला। ठीक, तीसरी बार फिर एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन इस बार लड़का कैसा निकला, नॉर्मल निकला। अब देखिए, अब इस नॉर्मल लड़के की शादी इस नॉर्मल लड़की से हो गई। ठीक, यहां देखिए नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल लड़की से शादी हो गई, तो जितने भी संतानें पैदा हुई वो सब की सब क्या थी, नॉर्मल थी। ठीक, लेकिन जो इनका चौथा बच्चा है, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, जो चौथा बच्चा है वो क्या है, लड़की है और ये इन्फेक्टेड है, ये बीमार है। ठीक, दूसरा बच्चा बीमार था, लड़का था, और जो चौथा बच्चा हुआ वो एक लड़की थी, वो भी बीमार थी, उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हो गई। तो अब देखिए इनमें बच्चे पैदा हुए, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले और तीसरे क्या हैं, लड़के हैं, इनमें बीमारी नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, लड़की है और ये बीमार है। तो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किसमें बीमारी है, किसमें बीमारी नहीं है, कौन बच्चा पहले पैदा हुआ, कौन बच्चा बाद में पैदा हुआ, किस नंबर के बच्चे में बीमारी है, किस नंबर के बच्चे में बीमारी नहीं है, और इनकी शादियां जो हो रही हैं वो भी आपको दिखाया गया है। दूसरा सिकल सेल एनीमिया का चार्ट है, बेहद आसान है, इसे भी हम समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे नॉर्मल मेल और फीमेल की शादी हुई है, ये दोनों नॉर्मल हैं, दोनों में कोई बीमारी नहीं है। ठीक, अचानक उनमें सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, और उसके स्वरूप क्या हुआ भाई कि पहला जो बच्चा पैदा हुआ वो नॉर्मल था, कोई बीमारी नहीं। कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5, इस दंपत्ति के 5 बच्चे हुए। पहला बच्चा मेल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ वो कैसा हो गया, इन्फेक्टेड। तीसरा जो बच्चा हुआ वो नॉर्मल हुआ, लेकिन जो चौथा हुआ वो कैसा हो गया, इन्फेक्टेड, और पांचवा नॉर्मल हुआ। अब तीसरे बच्चे अर्थात जो नॉर्मल है उसकी शादी, जो नॉर्मल फीमेल है उसकी शादी नॉर्मल मेल से हो गई, और इसमें भी जो एक बच्चा पहला बच्चा है वो इन्फेक्टेड हो गया। तो ये क्या है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ट्रांसफर होता है, किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये पेडिग्री एनालिसिस हमें बताती है। इंग्लैंड में जो राजाओं का परिवार है बच्चों, जो उनमें कई पीढ़ियों तक इस तरह की बीमारियों का अध्ययन हुआ है। ठीक, और बाकी जगह भी साइंटिस्ट इसका अध्ययन करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, जो अपने नेक्स्ट वैज्ञानिक को ट्रांसफर करते हैं, और इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस की जो बात है वो चलती रहती है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे यहां पे मेंडली विकार। अब आपने जो ये 2 एग्जांपल तो देख लिया पेडिग्री एनालिसिस की। पेडिग्री एनालिसिस से संबंधित जितने सिंबल हैं उन्हें आपको रट लेना है। देखिए जितने सिंबल हैं उन्हें आपको हर हाल में रट लेना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नर और मादा, ध्यान रखिए, स्क्वायर नर को प्रदर्शित करता है जबकि स्फेरिकल मादा को प्रदर्शित करता है, और उसी से संबंधित सारी चीजें दी हुई हैं आगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर और होते हैं, उनके विषय में जानेंगे, समझेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए बने रहिए ये आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।